नमस्कार दोस्तों और इस चैनल के परिवार के सदस्यों। आज 20 नवंबर 2025 है और जब बहुत से लोग आराम करने की तैयारी कर रहे हैं, भारत में वित्तीय खबरों का पहिया रुक नहीं रहा है। दरअसल जो जानकारी मैं आज रात आपके लिए लाया हूं, वह पिछले कुछ घंटों में ही नई दिल्ली से आई है और इसमें लाखों कामकाजी लोगों और सबसे बढ़कर हमारे उन पेंशन भोगियों के जीवन को बदलने की क्षमता है जो वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आज हम 3 ऐसी कहानियों का विश्लेषण करेंगे जो 2026 के लिए सामाजिक सुरक्षा का नक्शा तैयार कर रही हैं। सबसे पहले हम ईपीएफओ के उस बड़े प्रस्ताव की बात करेंगे जिसमें वेतन सीमा वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार हो रहा है। एक ऐसा कदम जो एक झटके में 1 करोड़ नए लोगों को पेंशन सिस्टम में ला सकता है। दूसरा, हम निष्पादन एग्जीक्यूशन के बारे में अच्छी खबर लाए हैं। ईपीएफओ ने अपने नए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम सीपीपीएस का उपयोग करके उच्च पेंशन के एरियर बकाया राशि जारी करना शुरू कर दिया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के आंकड़े पुष्टि करते हैं कि भुगतान शुरू हो चुका है। और तीसरा, बजट के लिए लड़ाई। 10 बड़े ट्रेड यूनियनों ने आज वित्त मंत्रालय के साथ बैठक की है और मेज पर एक आंकड़ा रख दिया है, 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन। इससे 1 पैसा भी कम नहीं। आराम से बैठ जाइए क्योंकि अभी दफ्तरों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, हम उनकी बारीकियों को पढ़ने जा रहे हैं। मैं अरिकेश वेराक हूं और ये वो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आज रात की हमारी पहली खबर बिजनेस टुडे की ताजा रिपोर्ट से आ रही है और यह उस ढांचागत सुधार की ओर इशारा करती है जिसका हम 1 दशक से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, ईपीएफ और ईपीएस कवरेज के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए हमें संदर्भ देखना होगा। 15,000 रुपए की मौजूदा सीमा 2014 में तय की गई थी। 11 साल बीत चुके हैं। इन 11 सालों में महंगाई बढ़ी है, जीवन यापन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग आसमान छू गई है और वेतन भले ही नाम मात्र के लिए बढ़े हैं। आज के समय में मेट्रो सिटी में 16,000 या 18,000 रुपए कमाने से आप अमीर नहीं हो जाते। ये बस गुजारे के लिए काफी होता है। हालांकि मौजूदा नियम के तहत यदि किसी नौकरी में शामिल होते समय आपका मूल वेतन बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है तो आपका नियोक्ता एम्प्लॉयर आपको भविष्य निधि या पेंशन योजना में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं है। यह स्वैच्छिक है और हम जानते हैं कि जब कंपनियों के लिए कुछ स्वैच्छिक होता है तो अक्सर वह नहीं होता है। इसने श्रमिकों के एक विशाल निम्न मध्यम वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर छोड़ दिया है। ये वे लोग हैं जो गरीब कहलाने के लिए ज्यादा कमाते हैं लेकिन बुढ़ापे के लिए अपने दम पर बचत करने के लिए बहुत कम कमाते हैं। आज की खबर बताती है कि इस बदलाव पर 2026 की शुरुआत में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी में औपचारिक रूप से चर्चा की जाएगी। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो इसका प्रभाव जबरदस्त होगा। अनुमान है कि 1 करोड़ से अधिक यानी 10 मिलियन अतिरिक्त कर्मचारी स्वचालित रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। रोहन की कल्पना करें जो एक डिलीवरी बॉय है या किसी छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी का कर्मचारी है और 22,000 रुपये बेसिक कमाता है। आज उसका बॉस उसे वेतन देता है और भूल जाता है। रोहन अपनी सारी कमाई किराए और खाने में खर्च कर देता है। उसके पास कोई बचत नहीं है। अगर यह सुधार पास हो जाता है तो उसके बॉस को पीएफ के लिए 12% काटने और अपनी जेब से 12% और डालने, जिसका एक हिस्सा ईपीएस पेंशन में जाता है, के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बेशक इसके 2 पहलू हैं। अल्पावधि में रोहन का इन हैंड हाथ में आने वाला वेतन कम हो जाएगा क्योंकि पीएफ की कटौती होगी और निश्चित रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों एमएसएमई की ओर से विरोध होगा जो कहेंगे कि वे प्रति कर्मचारी व 12% अतिरिक्त लागत नहीं उठा सकते। लेकिन दीर्घावधि में इसका मतलब है कि रोहन के पास एक जमा पूंजी होगी और रिटायर होने पर पेंशन का अधिकार होगा। बिजनेस टुडे द्वारा रिपोर्ट किया गया यह कदम इस बात की देर से लेकिन आवश्यक स्वीकृति है कि 15,000 रुपए की सीमा पुरानी हो चुकी है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखती है, हमारे पास ऐसी पेंशन प्रणाली नहीं हो सकती जो उन लोगों को बाहर कर दे जो महीने के $200 या $300 कमाते हैं।
हम 2026 की शुरुआत में होने वाली सीबीटी बैठक पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे, क्योंकि यह भारत के हालिया इतिहास में योगदानकर्ताओं के आधार का सबसे बड़ा विस्तार हो सकता है। हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो उन लोगों के लिए सीधी राहत है जो पहले से ही रिटायर हो चुके हैं और पिछले 3 वर्षों में एक नौकरशाही परीक्षा से गुजरे हैं। अमातृभूमि जैसे क्षेत्रीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार ईपीएफओ ने ईपीएस 95 योजना के तहत उच्च पेंशन, हायर पेंशन से संबंधित अरियर्स को आक्रामक रूप से जारी करना शुरू कर दिया है। इतिहास याद करें, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पात्र कर्मचारी उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने वास्तविक वेतन बिना किसी सीमा के पर योगदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। लाखों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन उन्हें कितना बकाया रिट्रोएक्टिव चुकाना है और ईपीएफओ को उन्हें कितना एरियर देना है, इसका हिसाब किताब एक बड़ी बाधा बन गया। क्षेत्रीय कार्यालयों में काम का बोझ था, वे मैनुअल गणना कर रहे थे, फाइलें खो रही थीं, या वे दिल्ली से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे थे। आज की बड़ी खबर तकनीकी है। भुगतान अब नए केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं। अभी तक प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एक द्वीप की तरह काम करता था। यदि आपने मुंबई में काम किया और केरल में रिटायर हुए तो आपकी फाइल को भौतिक या डिजिटल रूप से यात्रा करनी पड़ती थी और गलतियां लगातार होती थीं। सीपीपीएस इसे खत्म करता है। यह एक एकल राष्ट्रीय डेटाबेस है। यह काम कर रहा है, इसका सबूत आंकड़ों में है। रिपोर्ट बताती है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के महीनों में एरियर के कुल भुगतान में भारी वृद्धि हुई है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि लंबित फाइलों को साफ किया जा रहा है। श्रीमती लक्ष्मी की कल्पना करें, जो 2023 में रिटायर हुई। उन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया। ईपीएफओ ने उनसे कहा, हाँ आप योग्य हैं, लेकिन खातों को समायोजित करने के लिए आपको पहले अपने भविष्य निधि से 5 लाख रुपए वापस करने होंगे। उन्होंने ऐसा किया और फिर सन्नाटा। महीनों बीत गए और उनकी अपडेटेड पेंशन नहीं आई। वह चिंता में जी रही थी, यह सोचकर कि क्या उन्होंने कोई गलती कर दी है। आज की खबर का मतलब है कि सिस्टम ने आखिरकार उनके मामले को प्रोसेस कर लिया है। सीपीपीएस मासिक गणना को स्वचालित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पिछले महीनों के एरियर के भुगतान में तेजी लाता है जो लक्ष्मी को उनके रिटायर होने के दिन से लेकर आज तक बकाया थे। यह केवल सॉफ्टवेयर में सुधार नहीं है, यह उन बुजुर्गों के बैंक खातों में पैसा है जिन्होंने उस अंतर को देखने की उम्मीद खो दी थी। यदि आप उच्च पेंशन विकल्प के लिए अपने एरियर का इंतजार कर रहे हैं तो यह आपके बैंक खाते और पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने का समय है। मशीनरी अब चल पड़ी है। और हम तीसरी खबर पर आते हैं, जो शायद राजनीतिक रूप से सबसे गर्म है, क्योंकि यह आज ही वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठकों प्री बजट मीटिंग्स के दौरान हुई। फरवरी 2026 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर नजर रखते हुए 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार के सामने एक बहुत ही सख्त मांग पत्र रखा है, जैसा कि एनडीटीवी प्रॉफिट ने रिपोर्ट किया है। बैठक का स्वर रचनात्मक लेकिन कड़ा था। यूनियनें एहसान मांगने नहीं गई थीं, वे सम्मान मांगने गई थीं। उनकी मुख्य मांग स्पष्ट और जोरदार है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा और शर्मनाक 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह करना। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। वर्तमान में ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें महीने के 1000 या 1200 रुपये मिल रहे हैं। 2025 के भारत में ये महीने भर के लिए दूध और ब्रेड खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। दवाओं की तो बात ही छोड़िए। 9000 रुपये की मांग कोई यादृच्छिक रैंडम संख्या नहीं है, यह बुनियादी जरूरतों की गणना पर आधारित है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, यूनियनें मांग करती हैं कि यह आंकड़ा महंगाई भत्ते डीए से जुड़ा हो, यानी अगर महंगाई बढ़ती है तो पेंशन अपने आप बढ़नी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ होता है। लेकिन मांगें यहीं खत्म नहीं हुई। सूची में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। कर न्याय, टैक्स जस्टिस। वे मांग करते हैं कि पेंशन पर कर टैक्स लगाना बंद किया जाए। नैतिक तर्क यह है, पेंशन एक विलंबित वेतन डिफर्ड वेज है जिस पर पहले ही कर दिया जा चुका है या जो जीवन भर की बचत से आता है। एक बुजुर्ग पर कर लगाना अन्याय माना जाता है। वे कामकाजी जीवन के दौरान सामाजिक सुरक्षा योगदान के लिए कर छूट की भी मांग करते हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए फंड। उन्होंने अनौपचारिक कृषि और निर्माण श्रमिकों, जो भारत के कार्यबल का बहुमत है, के लिए एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की मांग की ताकि उन्हें भी 9000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल सके।
ओपीएस बनाम एनपीएस की शाश्वत लड़ाई। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने नई पेंशन प्रणाली एनपीएस को पूरी तरह से खत्म करने और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ वाली पुरानी योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग की। यूनियनों के लिए एनपीएस अभी भी बिना गारंटी वाली योजना है, जो कार्यकर्ता को शेयर बाजार की दया पर छोड़ देती है। ग्रामीण क्षेत्र में एक बुजुर्ग जोड़े की कल्पना करें। पति ने एक कारखाने में 20 साल काम किया और आज उसे 1400 रुपए की ईपीएस पेंशन मिलती है। पत्नी के पास कभी औपचारिक नौकरी नहीं थी। वे अपने बच्चों की दया पर जीते हैं। यदि यूनियनों की मांग मान ली जाती है और वह पेंशन बढ़कर 9000 रुपए हो जाती है, तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वे लाचारी से स्वायत्तता की ओर बढ़ेंगे। वे अनुमति मांगे बिना अपनी दवाइयां खरीद सकते हैं। बेशक वित्त मंत्रालय ने सुना। अब कठिन हिस्सा आता है। क्या इसके लिए पैसा है? न्यूनतम पेंशन को 9000 रुपए तक बढ़ाने के लिए भारी सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा ईपीएस फंड में केवल रिटर्न के साथ भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा जमा नहीं है। लेकिन यूनियनों का तर्क है कि यह प्राथमिकताओं का सवाल है। यदि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कॉरपोरेट छूट के लिए पैसा है, तो दादा दादी को भूखा न रहने देने के लिए भी पैसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम आज 20 नवंबर की इन 3 खबरों के बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो हमें एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। भारत की पेंशन प्रणाली पर बढ़ने और सुधार करने का भारी दबाव है। एक तरफ खबर 1, सरकार भविष्य में सामाजिक संकट से बचने के लिए वेतन सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ और लोगों को सिस्टम में लाना चाहती है। दूसरी तरफ खबर 2, वह पिछले कुछ वर्षों की प्रशासनिक गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही है और बकाया भुगतान के लिए तकनीक सीपीपीएस का उपयोग कर रही है। और तीसरी तरफ खबर 3, नागरिक समाज और यूनियनें चिल्ला रही हैं कि मौजूदा राशि एक मजाक है और गरिमा के साथ जीने के लिए 9000 रुपये के न्यूनतम आधार की आवश्यकता है। हम एक निर्णायक मोड़ पर हैं। 2026 की शुरुआत में ईपीएफओ बोर्ड में लिए गए निर्णय और फरवरी के बजट में जो घोषित किया जाएगा, वह हमारी पीढ़ी के बुढ़ापे को परिभाषित करेगा। हमेशा की तरह मेरा सुझाव है, सूचित रहें, अपने ईपीएफओ अकाउंट स्टेटमेंट की जांच करें और उन आवाजों का समर्थन करें जो निष्पक्ष सुधार की मांग कर रही हैं। यह खैरात नहीं है, यह आपका पैसा है और ये आपकी सेवा के वर्ष हैं। आज रात इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मुझे अपने घरों में आने देने के लिए धन्यवाद। मैं हरिकेश वेराक हूँ। आराम करें और सतर्क रहें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। शुभ रात्रि।